यूजीसी विवाद के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि साल 2027 के चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी किस जातिगत समीकरण के साथ उतरेगी। अखिलेश यादव ने तो अपने इंटेंशन पीडीए के जरिए 2024 के चुनाव में ही साफ कर दी, क्योंकि उनको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिला था कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे वह आगे बढ़ेंगे। लेकिन मायावती भी, जो उनको लेकर कहा जाता है कि सिर्फ दलित की पार्टी बनकर रह गई हैं, अब उससे भी अपने टैग हटाने की कोशिश कर रही हैं और पूरी तरीके से वह चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं पीडीए से जो अखिलेश यादव है उसकी काट निकाली जाए, जिसमें चर्चा हो रही है दलित, साथ ही साथ मुस्लिम और ओबीसी की, यानी डीएमओ फॉर्मूला। और इसके तहत जो समीकरण तैयार किए जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे नाम हैं चर्चाओं में जो कहा जा रहा है कि बसपा के साथ जुड़ते नजर आएंगे, जो पहले कभी बसपा के साथ ही थे। खास तौर पर, मुख्य तौर पर नाम सबसे जो लेटेस्ट आया वो था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अचानक इस्तीफा भी दे दिया। भले ही उतना ज़्यादा विवादास्पद या चर्चाओं में ना रहा हो, लेकिन आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वह बसपा के साथ थे तो उनका कद क्या था। और दूसरा नाम यहाँ पर ओबीसी समुदाय से नाम आया स्वामी प्रसाद मौर्य का। उनके नाम की चर्चा तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जब से उन्होंने बसपा छोड़ी है तब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के साथ गए हों और बसपा में वापसी के कयास ना लगाए गए हों। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य साफ कह चुके हैं कि मैं बसपा में वापसी नहीं करूंगा, या फिर मैं उस पार्टी में वापसी नहीं करूंगा जहां मैं अलग हो चुका हूं। पहले बसपा के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ थे, फिर सपा के साथ थे, फिर अपने ही एक अलग पार्टी के सहारे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे जाकर किसी के साथ हाथ मिला लें वो एक अलग बात है। इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करते हैं अपने खास सहयोगी अमन सर से कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट आई है, क्या इस मामले पर कोई खबर कि जो एक डीएमओ फॉर्मूला बताया जा रहा है दलित, मुस्लिम, ओबीसी का, वैसे तो मायावती इससे भी आगे बढ़ना चाहेंगी, लेकिन फिलहाल आज के हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि कुछ पुराने नेताओं की वापसी हो सकती है। किन किन नामों की चर्चा है? देखिए, बिल्कुल दीपक, अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपी चुनाव 27 से पहले बीएसपी डीएमओ फॉर्मूले पर काम कर सकती है, यानी दलित, मुस्लिम और ओबीसी। और इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार चर्चा बनती हुई दिखाई पड़ती है। और प्रमुख रूप से अगर बात करें तो धर्म सिंह सैनी का नाम इसमें निकल के सामने आता है। और क्या उनके लिए कह सकते हैं बीएसपी के दरवाजे खुले हुए हैं, उनका नाम लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि ओबीसी तबके से हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं जिनके ऊपर उनका असर रह सकता है। इसलिए सैनी समाज के तौर पर देखा जाए तो धर्मवीर सिंह का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में इस समय चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो एक नाम ऐसा है दीपक, जो लगातार उसको लेकर बीएसपी के अंदर खूब चर्चाएं रहीं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कह सकते हैं कि सुर्खियां इस मामले ने बटोरी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बीएसपी के बहुत मजबूत ताकतवर चेहरों में से एक थे, वो उनसे रूठ कर कांग्रेस पार्टी में उस समय शामिल हो गए थे। अब जो बड़ी खबर सामने आई कुछ दिनों पहले कि नसीमुद्दीन ने अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और उनको लेकर भी बात चल रही है कि वो भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। तमाम जो कह सकते हैं नाराजगी थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और देखिए, राजनीति में ये कहा भी जाता है दीपक कि जो पॉलिटिकल नाराजगी होती है वो नफ़ा और नुकसान पे तय होती है। इसीलिए यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम जोरों शोरों से चल रहा है कि जिस तरह से मायावती के साथ मिलकर उन्होंने बीएसपी को मजबूती दी थी और यहाँ तक कि 2007 में बीएसपी अपने बूते यानी पूर्ण बहुमत के साथ में यूपी की सत्ता पर आकर बैठी थी। तो अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते हैं तो मुस्लिम कह सकते हैं वोट बैंक है वो एक बार फिर मायावती की तरफ जा सकता है। और वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, जिनको लेकर अमूमन चर्चाएं चलती रहती है, अमूमन बातचीत होती रहती है, क्योंकि अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई, उससे पहले बीजेपी में शामिल रहे, सपा में शामिल रहे, लेकिन कोई बड़ी सफलता उनको नहीं मिली। तो ऐसे में उनकी वापसी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति में बहुत सारी जो बातें होती है वो अपना फायदा नुकसान देखकर तय होती हैं। देखिए, पॉलिटिकल रंजिश, पॉलिटिकल दुश्मनी, ये सब शब्द जो होते हैं बहुत पीछे छूट जाते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है तो ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में कि 20 साल से भी ज़्यादा वक्त से जो ठाकरे जो ब्रदर्स थे, भाई थे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वो अलग अलग राहों पर चलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जैसे उनको लगा कि साथ आने का ये बेहतर मौका है, वो साथ आए और यहाँ पर मिलकर उन्होंने कह सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव लड़ा और 71 सीटों पर दोनों भाइयों ने मिलकर सफलता अर्जित की। तो हो सकता है मायावती की जो रणनीति है, जो हम बात भी कर रहे हैं कि यहाँ मायावती अपनी रणनीति में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है और आने वाला चुनाव जो है वो डीएमओ के फॉर्मूले के तहत चुनाव में जाती हुई वो
दिखाई पड़ सर, सकती है। हाल ही में मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ये बात रखी थी कि अगर कोई पार्टी उन्हें ये भरोसा दिलाती है जी। कि हम गठबंधन करते हैं तो हम अपना जो एक वोट बैंक है आपकी तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मायावती का यही आरोप रहा है जो उनको लेकर कहा जाता है कि बसपा क्यों नहीं किसी से गठबंधन करती। तो उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन किए हैं पिछले कुछ सालों में, जी। लेकिन उसका जो असर है वो सामने वाली पार्टी पर तो पड़ता है हमारे वोट बैंक का, लेकिन हमारे वोट बैंक पर उसका असर बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसी कारण की वजह से बसपा कहीं गठबंधन नहीं कर रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पार्टी है, ओवैसी की पार्टी की चर्चा हो रही थी कि भाई मुस्लिम समुदाय, जिस तरीके से हमने बिहार में देखा, जो बसपा का एक विधायक जीत कर आया था उसने एआईएम का भी झंडा लगा रखा था अपने पीछे, तो वो चर्चा का केंद्र बना कि क्या ओवैसी और मायावती साथ तो नहीं आना चाहते कि दलित मुस्लिम फैक्टर एक हो जाए, जिससे अखिलेश के वोट बैंक पर चोट पहुंचाई जा सके, और उनके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ जाते हैं तो ओबीसी समाज के वोट बैंक को साधने की भी एक मदद मिल सके। क्या वो विश्वास जता पाएंगे? देखिए, जाहिर बात है मायावती को भी शायद ये लग रहा है कि बिना लोगों के सपोर्ट के उनको बहुत बड़ी सफलता मिलना बहुत मुश्किल बात है, और उन्होंने अकेले दम पर चलकर देख भी लिया। पीछे अगर हम बात करें तो 2019 के बाद से लगातार वो अकेले चलो की रणनीति पर चलती हुई दिखाई पड़ती है। 19 में आखिरी दफा सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें उनको 10 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय के बाद कहा कि भाई हमें आपका वोट शेयर नहीं मिला, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अकेले जाएंगे, अकेले दम पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि हर साल मायावती का जब भी चुनाव हुए उन हर चुनाव में मायावती का जो वोट बैंक था दीपक, वो गिरता हुआ दिखाई पड़ा। 2024 के आम चुनाव की बात करें तो उसमें तो तब 9-10% ही वोट बैंक उनके पास आया। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि मायावती जिस मकसद के साथ में चली थी, जिस कह सकते हैं कि जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़ी थी कि अकेले दम पर बहुत बड़ी सफलता वो अर्जित कर पाएंगी, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए अब लगातार नामों पर चर्चा हो रही है, चाहे नसीमुद्दीन के नाम पे बात करें, धर्मवीर सिंह सैनी के नाम पे बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात करें, चाहे एआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी उनके बारे में बात करें। यहाँ पर हर जगह मायावती कहीं ना कहीं ये देखने में लग गई हैं कि उनको किस तरह का पॉलिटिकल फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ समय पहले तो आजम खान को लेकर भी चर्चा थी कि वो भी बसपा में शामिल हो सकते हैं क्या। तो कुल मिलाकर मायावती भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण मायावती से बेहतर शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में समझता होगा। 2007 की बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक कैसे साधना ये मायावती ने करके दिखाया, मुस्लिम वोट बैंक कैसे साधना मायावती ने करके दिखाया, और दलित वोट बैंक तो उनके पास में हमेशा से रहा है। तो कुल मिलाकर हो सकता है मायावती यहाँ पर एक अलग रणनीति के तहत चलकर इस दफा अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ जाए। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो एक चर्चा थी कि चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की कई बार मुलाकात आपने देखी है, और ओवैसी और चंद्रशेखर के रिश्ते भी राजनीतिक उतने बेकार नहीं है, बहुत मजबूत नजर आते हैं जब संसद में एक साथ नजर आते हैं दोनों। तो क्या वो रोकने के लिए मायावती इन सबको साथ सकती है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि आप देखेंगे मायावती का कद आज भी बहुत मजबूत है। आजाद के बारे में बिल्कुल आप देखेंगे, बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद भी हमेशा से बहन जी यानी मायावती जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो संघर्ष और जिस तरह की मजबूती दलित समुदाय को मायावती ने दी, वैसी किसी ने नहीं दी। तो इसीलिए वो भी कहते हैं कि हम भले ही अलग राहों के राही हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है। और देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। हो सकता कल जो है आजाद समाज पार्टी जो है बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो सकता है ओवैसी उनके साथ में नजर आते हैं, हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ में दिखाई पड़ते हो। तो ये कह सकते हैं कि आम बात है राजनीति में कि कब कौन सा जो चेहरा है, कौन सी जो पार्टी है, वो कब किसके साथ हो जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी चूंकि 1 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, तो हो सकता है यहाँ से कोई बड़ी रणनीति बनती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि मायावती, जैसा मैं फिर कहूंगा ये बात को लेकर कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत मजबूत और धुरंधर प्लेयर के रूप में देखी जाती है। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं, अपने दम पर सरकार बना चुकी हैं। तो ऐसे में उनको कमतर आंकना मेरे ख्याल से किसी की भी भूल हो सकती है। जैसा हम देख रहे हैं कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मुस्लिमों के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, अगर वो बीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। धर्मवीर सैनी अगर पार्टी में आते हैं तो ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं मजबूत होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो उनसे भी एक वर्ग कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मायावती कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को साध कर जो फैसला करेंगी उससे कितना फायदा होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि मायावती जो है अब एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने में दिखाई पड़ रही हैं। जो बिल्कुल साफ है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ये खबरें आई हैं। अगर खबरें हकीकत में बदलती हैं तो राज्य का समीकरण क्या करवट लेता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।